हम सब जानते हैं कि भारत में राज्य हैं और फिर है केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज भी कहते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये आखिर चलते कैसे हैं? इनका शासन कौन करता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं सीधे हमारे संविधान से। तो असल सवाल यही है, क्या चंडीगढ़ को वैसे ही चलाया जाता है जैसे अंडमान को, या फिर इन सब अलग अलग यूनियन टेरिटरीज को चलाने का तरीका भी अलग है? क्या इन सब पर एक ही नियम लागू होता है? सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर यूनियन टेरिटरी होता क्या है। देखिए, संविधान साफ कहता है ये एक ऐसा इलाका है जिस पर किसी राज्य सरकार का नहीं बल्कि सीधा सीधा केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट का शासन होता है। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर मतलब संघीय ढांचे का एक बहुत ही खास हिस्सा है। तो ठीक है, अब जरा इस पूरी व्यवस्था की जड़ तक चलते हैं और इसकी शुरुआत होती है राष्ट्रपति के सीधे शासन से। इसका पूरा ब्यौरा हमें संविधान के आर्टिकल 239 में मिलता है। और ये नियम सबसे बुनियादी है, सबसे अहम। हर यूनियन टेरिटरी, हर एक, उसका प्रशासनिक मुखिया कौन है? भारत के राष्ट्रपति। मतलब सारी की सारी कमान सीधे उन्हीं के हाथ में होती है। हाँ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति इसे जमीन पर लागू कैसे करते हैं? जाहिर है वो खुद तो हर जगह नहीं हो सकते, तो वो हर यूनियन टेरिटरी में अपना एक प्रतिनिधि, एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करते हैं। अब इसी प्रतिनिधि को कहीं उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं और कहीं प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ एक काफी दिलचस्प बात है, प्रतिनिधि का जो पद है उसका नाम यूटी के हिसाब से बदल जाता है। जैसे दिल्ली, पुदुचेरी या अंडमान निकोबार में हमें उपराज्यपाल मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ या दमन दीव जैसी जगहों पर उन्हें प्रशासक कहा जाता है। काम असल में एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे संविधान बनाने वालों ने इस सिस्टम में एक और मजेदार परत जोड़ी है, और वो परत है एक स्थानीय सरकार की संभावना। इसका जिक्र मिलता है आर्टिकल 239A में। तो होता ये है कि संसद को एक खास शक्ति दी गई है। वो चाहे तो कानून बनाकर कुछ यूनियन टेरिटरीज को अपनी खुद की चुनी हुई विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली दे सकती है। और सोचिए, जहां विधानसभा होगी वहां क्या होगा? बिल्कुल एक मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी और एक मुख्यमंत्री भी होंगे। पुदुचेरी इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो अब हमारे सामने दो तरह के मॉडल एकदम साफ हो जाते हैं। एक तरफ है चंडीगढ़ जैसा यूटी, जहां प्रशासक के जरिए सीधा केंद्र का शासन चलता है, और दूसरी तरफ है पुदुचेरी, जहां अपनी चुनी हुई विधानसभा है, अपने मुख्यमंत्री हैं जो कुछ मामलों पर खुद के कानून भी बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस केस की जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है और संवैधानिक तौर पर सबसे अनोखा भी है। जी हाँ, हमारी राजधानी दिल्ली। दिल्ली का मामला इतना खास है कि इसके लिए संविधान में एक बिल्कुल अलग आर्टिकल 239AA जोड़ा गया। तो पहली नज़र में दिल्ली को देखें तो क्या लगता है? बिल्कुल एक राज्य जैसा ही तो है। यहाँ भी एक चुनी हुई विधानसभा है, एक मुख्यमंत्री हैं और उनकी अपनी एक मंत्रिपरिषद है। ये सब दिल्ली के लोगों के लिए जवाबदेह हैं। लेकिन यही कहानी में असली ट्विस्ट आता है। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए तीन बहुत ही जरूरी विषय दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हाथ में नहीं है। कौन से तीन? पुलिस, पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन। इन तीनों पर सीधा कंट्रोल केंद्र सरकार का होता है। और शक्तियों का यही बंटवारा, यही वो वजह है जो अक्सर हमें केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी के रूप में दिखती है। अच्छा, संविधान में एक तरह का सेफ्टी वाल्व भी है। ये आर्टिकल 239AB में लिखा है। ये कहता है कि अगर कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि दिल्ली का शासन संविधान के मुताबिक नहीं चल पा रहा है, तो उनके पास वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति है। तो हमने शासन और विधानसभा की बात तो कर ली, लेकिन दो और जरूरी पहलू अभी बाकी हैं। एक, कानून बनाने की सीधी शक्ति, और दूसरा वहां की न्याय व्यवस्था। चलिए अब आर्टिकल 240 और 241 पर एक नजर डालते हैं। आर्टिकल 240 राष्ट्रपति को एक बहुत ही खास पावर देता है। अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप जैसे कुछ खास यूनियन टेरिटरीज के लिए वो सीधे नियम बना सकते हैं। इन नियमों को रेगुलेशंस कहते हैं। मतलब एक तरह से उन यूटीज के लिए राष्ट्रपति ही संसद का काम करते हैं। अब एक और बहुत जरूरी सवाल मन में आता है। इन केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले लोगों को
अगर इंसाफ चाहिए तो वो किस अदालत में जाएंगे? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 241 में। यहाँ भी सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल यानी लचीला रखा गया है। संसद के पास ये अधिकार है कि वो कानून बनाकर या तो किसी यूटी के लिए उसका अपना अलग हाईकोर्ट बना दे, जैसा दिल्ली के पास है, या फिर उस यूटी को किसी पड़ोसी राज्य के हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में डाल दे। जैसे चंडीगढ़ के सारे मामले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ही सुने जाते हैं। तो कुल मिला के हमने क्या समझा? हमने देखा एक ऐसा सिस्टम जो जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। एक तरफ सीधा सीधा केंद्रीय कंट्रोल है तो दूसरी तरफ स्थानीय विधानसभाओं के जरिए लगभग एक राज्य जैसी आज़ादी भी है। सच कहें तो ये भारत की विविधता को संभालने का एक बहुत ही अनोखा संवैधानिक तरीका है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे सोचा जा सकता है। केंद्र का कंट्रोल और स्थानीय लोगों की अपनी उम्मीदें, इन दोनों के बीच का ये जो अनोखा संतुलन है, ये किसी यूनियन टेरिटरी में रहने वाले एक आम इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, उसके शहर के विकास पर और उसकी अपनी पहचान पर आखिर क्या असर डालता होगा?